वेरी वेरी गुड इवनिंग। ईवीएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं ईवीएस का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 से 12 प्रश्न सही कर लिए तो आपकी ईवीएस की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग भाई। यहाँ पे तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश दोनों राज्य हैं, ये भी दोनों राज्य हैं, ये भी दोनों राज्य हैं, मणिपुर राज्य है और जम्मू और कश्मीर ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी भारत में केंद्र शासित प्रदेश है उनके नाम याद होने चाहिए, इससे प्रश्न आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं कि भारत के 3 समुद्र तटवर्ती राज्य कौन से हैं। बताइए भारत के 3 समुद्र तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड इवनिंग। सीटेड एग्जाम को पास कर रहे हैं तो अभी कभी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए या क्लासेस आए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। भारत के 3 समुद्र तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो भारत में टोटल 9 समुद्र तटवर्ती राज्य हैं, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो यहां पे ऑप्शन आपका जो सही होगा चौथा वाला। ठीक है, चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। बताइए मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य हैं कौन कौन से। गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। बताएंगे सब लोग मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। देखिए मैप आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिए, मैप से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहां पे गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं कि एक छात्र 29 नवंबर 2022 को सूरत से नागरकोइल जाने के लिए ट्रेन में बैठा। यह ट्रेन 20:30 बजे चली और 1 दिसंबर 2022 को 13 बजे नागरकोइल पहुंचे। यदि इस ट्रेन ने 2119 किलोमीटर दूरी चली तो ट्रेन की औसत चल क्या होगी। बताइए, बहुत ही सरल प्रश्न है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस 2023 के एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं अपनी क्लास में केवल पीवाईक्यू ही करवाता हूं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई। तो यहां पे टोटल जो दूरी है 2119 किलोमीटर है। अब आपको पता करना है कि कितने घंटे ट्रेन चली है। तो यहाँ पे 40 घंटे, 40.5 घंटे जो है लगभग चली है ट्रेन। ओके, बस इसको डिवाइड कर देना है, 52.32 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 52 है तो 52 हम सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 52 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आपका घर एक्स और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है तथा एक्स और वाई के बीच एक व्यस्त राजमार्ग है। अतः आप अपने विद्यालय पहुंचने के लिए पहले 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं, फिर ठीक उत्तर दिशा में 80 मीटर लंबा सुरंग मार्ग पार करते हैं और अंत में ठीक पूर्व दिशा में 200 मीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर है। बताइए कितने मीटर और किस दिशा में है, ये आपको बताना है। बताइए सब लोग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए सब लोग। और सीटेड एग्जाम को पास कर रहे हैं तो अभी के अभी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए। तो यहां पे 80 मीटर ठीक दक्षिण हो जाएगा। ओके, चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं। झारखंड, मिजोरम, असम या छत्तीसगढ़। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग और यही सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। बताइए नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं।
तो वो राज्य है मिजोरम। ऑप्शन यहाँ पे आपका दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है, जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। कबूतर और तोता, कौवा और कोयल, गिद्ध और फाख्ता, चील और बाज। बहुत ही सरल प्रश्न है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो जोड़ा है चील और बाज का, जो मनुष्य से 4 गुना अधिक ज्यादा देख पाते हैं। ठीक है, इनकी दृष्टि तेज होती है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं कि मच्छरों द्वारा होने वाले 2 रोगों का समुच्चय चुनना है आपको। क्या मच्छर से हैजा होता है, मियादी बुखार होता है, हैजा और मलेरिया होता है, मियादी बुखार और मलेरिया होता है, डेंगू और चिकनगुनिया। बताइए मच्छरों से कौन कौन सा रोग होता है, बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी को पता है मच्छर से डेंगू और चिकनगुनिया होता है, तो यहां पे ऑप्शन आपका चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए बहुत अच्छे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। दिल्ली राज्य क्षेत्र के मानचित्र के एक कोने में नीचे दिया गया पैमाना छपा है। यहां पे पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर जो है 960 मीटर दिया गया है ना। यहां पे 1 सेंटीमीटर बराबर 960 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थलों की मापी गई दूरी 39.8 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी आपको बताना है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई, फटाफट वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग यहां पे पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, यहां पे 38 किलोमीटर आएगा। ठीक है, वास्तविक दूरी। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। हमारे यहां वर्षा बहुत होती है और हिमपात भी होता है। जब ठंड अधिक हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घरों की छतें ढालू होती हैं। यह राज्य होना चाहिए कौन सा, बताइए। हिमाचल प्रदेश, असम, बिहार, लद्दाख। देखिए इसमें ना ही असम होगा ना ही बिहार। अब इन दोनों में से बताइए हिमाचल प्रदेश होगा या लद्दाख होगा। फटाफट जवाब दीजिए। असम में बांस वाले घर होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए बहुत अच्छे, अगला प्रश्न यहां पे, डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट है जिनमें लोग रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। यह झील जिस राज्य में स्थित है वह शहर कौन सा है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बताइए सब लोग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, यह आपका कार्य है। तो यहां पे श्रीनगर होगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, मच्छर प्रायः हमें परेशान करते हैं। अंधेरे में भी वे हमें ढूंढ सकते हैं। हमारे सांसों के कंपनों द्वारा, सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से, सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध द्वारा, या पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। बताइए मच्छर हमें अंधेरों में भी ढूंढ लेते हैं, कैसे ढूंढ लेते हैं, क्या कारण होता है, बताइए सब लोग। वो ढूंढ लेते हैं हमारे शरीर की गर्मी से, गंध से, और पैर का जो तलवा होता है ना उसकी गंध से। ठीक है, तो यहां पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, एक पहेली है। इसका उत्तर आपको देना है यहां पे कि कटी जाती पीसी जाती, भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में ज्यादा होने पर मुंह से निकले सीसी, आंख पर नाक से निकले पानी, याद दिला दूं नानी, सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं। इसका हल बताना है। क्या हल्दी खाने के बाद आप सीसी करोगे, लौंग खाने के बाद थोड़ा बहुत करोगे, इलायची ना, यहां पे लाल मिर्च अगर आप खाओगे तो यहां पे सीसी करोगे, है ना। तो यहां पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा ये जो मिर्च है किस देश से लिया गया है, ये सीटेट में बहुत पूछा जाता है। मिर्च किस देश से लिया गया है, उस देश का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आप सिलेबस कंप्लीट किए होंगे तो आप इसका उत्तर बता देंगे। ठीक है,
चलिए बताइए, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। बताइए, खेजड़ी के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन सा यहां पे सही होगा कथन। गुड इवनिंग सभी को भाई, गुड इवनिंग। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। पहला यहां पे है कि इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही है। खेजड़ी वृक्ष होता है, इसको उगाने में ज्यादा वृक्ष की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद यहां पे बी कह रहा है कि यह वृक्ष बहुत उपयोगी है, इसकी छाल से दवाइयां बनाई जाती हैं और लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं। यह भी सही है आपका, ठीक है। अब यहां पे सी कह रहा है कि इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है। देखिए, कीड़ा नहीं लगती है खिजड़ी के वृक्ष में, लकड़ी जो होती है कीड़ा नहीं लगती, तो ये तो गलत हो गया। यह छायादार वृक्ष नहीं है, तो ये छायादार वृक्ष है, ठीक है। तो यहां पे गलत हो गया डी वाला भी। जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, बिल्कुल। जानवर खिजड़ी का जो वृक्ष होता है इसकी पत्तियां खाते हैं, बच्चे इसकी छांव के नीचे खेलते भी हैं, ठीक है। तो केवल ए बी ई आपका सही है यहां पे, चौथा, ठीक है। चलिए, और जो इसकी छाल होती है मलेरिया की दवा बनती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे, निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहां के लोग नारियल के तेल में पकी या तली समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। गोवा के लोग हैं, या जो है तेलंगाना के लोग हैं, या छत्तीसगढ़, या झारखंड। बताइए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो गोवा में, ठीक है, नारियल के तेल में पकी या तली समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं लोग, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, पर्यावरण अध्ययन ज्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक विषय में पारंगत होगा, या जो है शिक्षक ने उद्देश्य पाठ के प्रारंभ में ही बता दिए हैं, या विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करता है, या देता है विषय पूरा करने पर घर के लिए दत्त कार्य। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई। अब पेडागॉजी वाले प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं, फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। पर्यावरण अध्ययन ज्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करता है या करती है, तो ओके। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है, या क्योंकि बच्चा अमूर्त बातों से अपने अनुभव जोड़ पाता है, क्योंकि बच्चा संपूर्णता में अपने बातों को जो है आसानी से रट सकता है, क्योंकि बच्चा खंडित बातों को आसानी से समझकर सार्थक समझ विकसित कर पाता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे भाई, गुड इवनिंग सभी को। वीडियो को लाइक करते रहें, लाइक की संख्या बहुत ही कम है। पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। दत्तकारी, जांच सूची, अवलोकन, या लिखित प्रश्न। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए, निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। बताइए सब लोग। तो यहां पे अवलोकन का उपयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं 19, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, व्याख्यानात्मक अभिलेख, पोर्टफोलियो, या क्रम निर्धारण मापनी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जवाब दीजिए सब लोग फटाफट। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, ये आपका नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है। वह कौशल ग्लोब का मापन और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने का कौशल है, या उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल है, या अर्थपूर्ण कौशल निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल है, या स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए सब लोग, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। बहुत अच्छे भाई,
तो यहां पे जितने भी लोग ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं चौथा उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो 21। एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी से संबंधित एक प्रयोग का संचालन करता है, विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? अवलोकन, पहचानना, पानी के प्रति संवेदना या समझ? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग, और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। दोपहर में सीडीपी की क्लास हुई है और मॉर्निंग में जो है हिंदी पेडागोजी की क्लास हुई है, तो जाके देख लेना आप लोग। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पे अवलोकन होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया कौशल नहीं है? अवलोकन, निष्कर्ष निकालना, निर्धारित करना या पूर्वानुमान करना? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई। गुड इवनिंग सभी को। और अभी तक आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। यहां पे निर्धारित करना हो जाएगा, नहीं है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए, वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक, या किसी भी समयावधि का, या प्रकृति से केवल शिक्षक अभिमुख का, या केवल पाठ्य पुस्तक की दी गई सामग्री पर केंद्रित? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए, वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक होना चाहिए। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में सम्मिलित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए सही क्रम क्या होगा। क्रियाकलाप का संचालन, दोहराना, या पक्रम पर योजना बनाना, या पक्रम पर विचार करना? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पे योजना बनाई जाएगी भाई, है ना। उसके बाद यहां पे क्रियाकलाप का संचालन होगा, उसके बाद यहां पे पक्रम पर विचार करना, फिर दोहराना। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 25। ईवीएस पाठ चर्चा का आधार वाक्य है रचनावाद सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद सिद्धांत, या व्यवहारवाद अधिगम सिद्धांत? बताइए फटाफट कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत अच्छे, और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर भी जरूर बताना। ईवीएस पाठ चर्चा का आधार वाक्य है सामाजिक रचनावाद सिद्धांत होगा। यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। ईवीएस के शिक्षण अधिगम में परियोजना पक्रम लाभकारी है क्योंकि यह शिक्षा को एक मार्गदर्शक और सुगम कर्ता बनाता है, या इसे विविध संसाधनों की आवश्यकता होती है, या बच्चे परियोजना के करने वाले भाग और क्रिया के भाग से अभिभूत हो जाते हैं, यह कार्यानुभव एवं अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिए। बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही आ रहा है, और स्कोर जरूर से जरूर आप टाइप करके बता देना। तो यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, यह शिक्षा को एक मार्गदर्शक और सुगम कर्ता बनाता है। ठीक है, चलिए 27। समस्या समाधान में सम्मिलित या निहित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित कीजिए सभी लोग। सही क्रम क्या होगा, सही चरण क्या होगा। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है सही क्रम में ही लिखा हुआ है, नहीं गलत है। सबसे पहले समस्या को परिभाषित कीजिए, है ना। उसके बाद समस्या पर विश्लेषण आपको करना है। ठीक, समस्या पर विश्लेषण करना है। देन आपको क्रिया के लिए संभावित योजना पर चर्चा करना है, फिर परिणाम का मूल्यांकन, लास्ट में मूल्यांकन। ठीक है, ADBC आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण कौन से हैं? संसाधनों के सही समूह का चयन करिए। बताइए विश्वविद्यालय, नदी, रेडियो, अभिकलित्र, बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक, माता पिता, विश्वविद्यालय, अपशिष्ट सामग्री, माता पिता, ऑफिस, मोबाइल फोन, समाचार पत्र, विज्ञापन, गीत, रेडियो। फटाफट जवाब दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण कौन से हैं? संसाधनों के सही समूह का चयन करिए। तो इसमें ये वाला बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक, माता पिता, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न है, अधिविन्यास अथवा सत्रीय कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? अपनी प्रक्रिया के अनुसार परिवार जन अधिविन्यास में योगदान दे सकते हैं। अधिविन्यास मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होता है। अधिविन्यास को प्रतिदिन गृह कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। अधिविन्यास स्वयं के विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे ये चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा कि अधिविन्यास स्वयं के विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा में कई विद्यार्थी बहुत होनहार और बुद्धिमान हैं, तो आप ऐसे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे? कोई विशिष्ट परियोजना या युक्ति प्रयुक्त नहीं की जाएगी, या उन्हें कक्षा में जो है उच्च कक्षा में के विद्यार्थियों के साथ बैठाया जाएगा, या उन्हें अलग पढ़ाया जाएगा, या उन्हें समृद्ध पाठचर्चा का उपयोग कर पढ़ाया जाएगा? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन का जो भी उत्तर हो आप जवाब दीजिए। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये थे आपके ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चन। काफी दिनों बाद ईवीएस की क्लास आज हुई है, तो कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना। बाकी मिलते हैं अगले क्लास पे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।